Hello everyone, welcome to online platform of सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आई एम अजय सिंह और आप लोगों के साथ न्यूटोनियन मैकेनिक्स डिस्कस कर रहा था, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि सिंगल पार्टिकल की डायनामिक्स और सिस्टम ऑफ पार्टिकल की डायनामिक्स में क्या फर्क है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि सिंगल पार्टिकल्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स अभी तक लोअर क्लासेस आई सेल्फ की इंटरमीडिएट में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वह जो डायनामिक्स होगा वो सिंगल पार्टिकल की डायनामिक्स होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट करता हूँ आप लोगों को सिंगल पार्टिकल डायनामिक्स। यहाँ पर हम डायनामिक्स न्यूटन्स लॉ के आधार पर बताना चाह रहा हूँ। तो सिंगल पार्टिकल के डायनामिक्स में कोई सिंगल बॉडी होगी, इस पर हम फोर्स की बात करते हैं और सिंगल बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर अगर इस बॉडी का कोई भी नाम देना, मान लेते हैं इस बॉडी का नाम हम एक सिंगल पार्टिकल ith पार्टिकल का लेते हैं, तो यहाँ पर जो ith पार्टिकल का फोर्स होगा उसको Fi लिख लेंगे और इसकी जो ith पार्टिकल की मास होगा अगर हम उसके मास को Mi लिखते हैं और फोर्स के बाद अगर इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है तो उसको Ai लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो इसका फोर्स होगा नेट फोर्स वह m इंटू ए होता है या ith पार्टिकल पर फोर्स जो होगा Mi Ai होगा, ये टर्म्स। बाकी और कोई इंट्रक्शन वगैरह की बात नहीं होती है। अगर इस पार्टिकल का नाम किसी ने ए लिख दिया तो उस केस में आपका जो होगा फोर्स ith पार्टिकल्स ए इक्वल टू ma और एक्सेलरेशन ए और ए, ऐसे लिखेंगे। ये आपका सिंगल पार्टिकल डायनामिक्स में न्यूटन सेकेंड लॉ आप लिखते हैं। बट जब हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो वहां पर क्या चीजें चेंज होती है उसको जरा देखा। जब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है कि जहां पर एक से अधिक पार्टिकल्स मिलकर के सिस्टम बनाते हैं। मान लेते हैं कि सिस्टम में 1 2 3 4 डॉट 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 कोई एक ith पार्टिकल होगा और डॉट 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 nth पार्टिकल। अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स है तो आपका nth पार्टिकल होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि n पार्टिकल सिस्टम में है। अब इसमें सिस्टम के किसी एक पार्टिकल पर भी फोर्स अगर हम लगाएंगे तो पूरा सिस्टम उससे इन्फ्लुएंस होगा। जैसे कि एग्जांपल तौर पर यहाँ देख लें, अगर यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक एग्जांपल आप रिजिड बॉडी लेना, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी को आप बताते हो कि रिजिड बॉडी होता है छोटे छोटे मासेस से मिलकर बना हुआ है। उनके मासेस को आप m1 m2 m3 m4 डॉट 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 mn आप कह लेते हैं, mn। वैसे मान लेते हैं यहाँ पर n पार्टिकल्स मिलकर के कोई सिस्टम्स बनाए हैं। यहाँ पर n पार्टिकल्स मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पार्टिकल्स है ith पार्टिकल, इसी n पार्टिकल्स में से अब इसकी पूरे सिस्टम की डायनामिक्स, क्योंकि सिस्टम एक दूसरे से अटैच है, तो यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे तो आपके पास जो फोर्स लगाने का होगा किसी एक पार्टिकल पर स्पेशली फोर्स लगेगा अथवा पूरे सिस्टम के कई सारे पार्टिकल्स पर एक साथ लग सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने फोर्स लगाया है तो एक ही पार्टिकल थी और इस पर फोर्स लगाए हैं, उसका मास है, उसका एक्सेलरेशन है। लेट्स से यू फाइंड फोर्स इक्वेशन F इक्वल टू ma और उस पार्टिकल का अगर यहाँ हम डिनोशन किए तो ए अगर लिख दिए तो डिनोट किए हैं इस पार्टिकल को ए से, तो F यहाँ कर दिए हैं ma और ए और कैपिटल ए लिखे हैं, वो पार्टिकल के नाम के लिए लिखा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम फोर्स लगाते हैं तो इस पर किस पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है 1 2 3 इसमें से किसी ith पार्टिकल पर हम फोर्स लगा रहे हैं और इस ith पार्टिकल पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो ith पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगे तो यह जो फोर्स है वह एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स
दूसरी चीज है, जब इस पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगे तो ये पार्टिकल्स रिमेनिंग जितने और पार्टिकल्स हैं यहाँ पर उन पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि ये आगे पीछे कुछ ना कुछ होगा फोर्स लगाने के बाद ना, जब लगेगा या तो इससे टकराएगा, या तो इससे टकराएगा, तो इससे, फिर अगर ये टकराएगा तो इससे टकराएगा, और एक तरह से सभी पार्टिकल्स कहीं न कहीं इस पर इन्फ्लुएंस डालेंगे। तो एक तो फोर्स ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा, रिमेनिंग जिन भी पार्टिकल से ये टकराएगा और इस पर फोर्स लगाएंगे, चाहे कहीं भी मूव करेगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से जिस भी पार्टिकल से वो टच करेगा तो वह पार्टिकल अपोजिट और इक्वल रिएक्शन इस पार्टिकल पर डालेगी, इस मतलब आईएच पार्टिकल पर डालेगी। तो नेट जो आईएच पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वह एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, पहला एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई किए हैं। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरा जो काम कर रहा है वहां जो अनदर पार्टिकल्स हैं, आईएच पार्टिकल खुद को छोड़ करके, एक्सेप्ट आईएच को छोड़ करके अन्य जो पार्टिकल्स का इंटरनल इंटरेक्शन ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल्स, उनका इंटरनल इंटरेक्शंस लगेगा, जिनको हम कहते हैं इंटरनल फोर्स। तो आपने यहाँ सिंगल पार्टिकल डायनामिक्स और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के डायनामिक्स में क्या फर्क देखा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बीच में कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं आता है, इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं है एक ही पार्टिकल से, जबकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक्सटर्नल फोर्स है और यहाँ पर इंटरनल फोर्स भी है। यह मैं बेसिक डायनेमिक्स आपको बताने की कोशिश किया हूँ। इसीलिए जानते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अगली जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल को और अच्छे से समझने के लिए हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करते हैं। और जब सेंटर ऑफ मास की मोशन की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए इक्विवेलेंट होता है सिंगल पार्टिकल की तरह से। तो वो अगला टॉपिक हमको रिलेट करेंगे, फिर वहाँ सेंटर ऑफ मास बताएंगे। आज मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों फोर्सेस का नेचर कैसा होगा और टोटल जो फोर्स होगा किसी आईएच पार्टिकल पर वह कितना होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, उसको हम लोग देखते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो देखिए, हम मान लिए कि हमारा सिस्टम्स है, तो सिस्टम्स में एन पार्टिकल्स होंगे। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, एन पार्टिकल का कोई सिस्टम है और उसके डायनामिक्स को मुझे समझना है, उसके डायनामिक्स को हमें देखना है। उस सिस्टम में एन पार्टिकल सिस्टम से हम किसी एक पार्टिकल को ले रहे हैं, आईएच पार्टिकल को। यहाँ पर हमारा आईएच पार्टिकल्स है और रिमेनिंग जो अन्य पार्टिकल्स हैं एन पार्टिकल जिनसे हमारा सिस्टम बना है वह आल्सो, क्योंकि सिस्टम में तो अटैच तो रहेंगे ही, वह इस सिस्टम से क्या है अटैच्ड है। अगर हम इस आईएच पार्टिकल पर देखें तो दो तरह की फोर्स लगेंगे एट आईएच पार्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग, जिनको कि हम नीचे लिखे हैं अभी जो बताया गया आपको। पहला जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन आईएच पार्टिकल। हम अगर इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ, ऊपर हम ई लिखते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स हमारा एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन आईएच पार्टिकल्स, पहला ये फोर्स काम करेगा। दूसरा, चूंकि जब भी आईएच पार्टिकल क्योंकि अब सिस्टम से अटैच है पार्टिकल, तो देख रहे हैं कि आईएच पार्टिकल जो ही इस पर फोर्स लगाएंगे तो कहीं कहीं इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो रिमेनिंग जो पार्टिकल्स बचेंगी आईएच को छोड़ करके पूरे सिस्टम के, वह क्या करेंगे इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी और वह फोर्स इस पर एक्सर्ट करेंगे। क्योंकि यह जब डिस्प्लेस्ड होगा तो फोर्स उन पर डालेगा और अपोजिट वो न्यूटन्स थर्ड लॉ से इस आईएच पार्टिकल पर फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स होगा, अगर सभी पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसको हम कहेंगे इंटरनल फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम्स। और ये क्यों लगाते हैं? ड्यू टू एन इंटरेक्शंस विद आईएच पार्टिकल, क्योंकि आईएच पार्टिकल से उस पर क्या हुआ इंटरेक्शंस हुआ है। इसके चलते रिमेनिंग पार्टिकल्स क्या करेंगे इस पर
फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो दो तरह के फोर्सेस लगेंगे यहाँ। फिर जो नेट फोर्स होगा आपका सिस्टम पर, वह नेट फोर्स कितना होगा और इसकी मैकेनिक्स क्या होगी। तो पहला आपने लिखा जो ith पार्टिकल पर फोर्स है वह आपका हो जाएगा F I ith पार्टिकल पर हमारा ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये जो है रिमेनिंग पार्टिकल का इंट्रैक्शंस वह आपका, चूंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं हम मान लेते हैं कि सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं 1 2 3 ith, तो ith पर तो इंट्रैक्शन लगेंगे डॉट डॉट, सभी पार्टिकल्स n के अंदर आ जाएंगे nth पार्टिकल्स। तो हम मान लेते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं वो jth पार्टिकल जो बच रहे हैं, जो j पार्टिकल्स बच रहे हैं, j पार्टिकल्स वह क्या करेंगे ith पार्टिकल पर इंटरनल इंट्रैक्शंस लगाएंगे। तो हम इसकी फोर्स की बात करें तो ये आप लिख सकते हो समेशन में हर पार्टिकल से लगाएगा, ये जितने पार्टिकल्स हैं सभी के सभी इस पर फोर्स लगाएंगे, तो इसको हम क्या करें समेशन के रूप में लिखेंगे, जिससे कि सभी के सभी पार्टिकल का फोर्स हम काउंट कर सकें। तो समेशन के रूप में लिखेंगे F ith पार्टिकल पर jth पार्टिकल के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स, और यहाँ पर जो j वेरी कर रहा है J1 मतलब प्रथम पार्टिकल का, सेकेंड का, थर्ड का, सब j वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 से n तक। लेकिन j जो ith पार्टिकल्स आएगा वेरी करते हुए, तो ith खुद पर तो फोर्स नहीं लगाएगा, तो यहाँ j i के बराबर नहीं हो सकता है, ये टर्म्स आपको मिलेगा। तो जो इंटरनल फोर्सेस होंगे वह ith पार्टिकल पर रिमेनिंग jth पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो समेशन में आप लिख सकते हैं, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n Fij। तो सभी पार्टिकल के इंटरनल इंट्रैक्शंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर नेट फोर्स कितना होगा, आपका जो फोर्सेस है 2 फोर्सेस हैं। पहला एक्सटर्नल फोर्स जिसको कि Fi आपने लिखा है, और सेकेंड जो आपको मिला है वह रिमेनिंग पार्टिकल का इंटरनल इंट्रैक्शंस जिसको आपने लिखा है J = 1 to n Fij, और यहाँ पर J i के बराबर नहीं हो सकता है। इसको आप इक्वेशन 1 अगर लिखें, इसको इक्वेशन 2 लिखें, इस तरह से देखेंगे जो नेट फोर्स है दोनों की सम के बराबर होगा। Hence, net force on ith particle आपका क्या हो जाएगा, ith particles Fi equal to Fie। इसमें फर्क है, Fi में और Fie में फर्क है। Fie ith पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स है और ये टोटल फोर्स है। Fie प्लस इंटरनल इंट्रैक्शन को समेशन के साथ जोड़ लीजिए, J = 1 to n Fij और J not equal to I, क्योंकि J not equal to I ये बता रहा है कि ith पार्टिकल खुद का खुद पर इंट्रैक्शंस नहीं लगाएगा, ये नेट फोर्स आपको मिलेगा। अभी आपने देखा कि सिस्टम्स जो बना है n पार्टिकल का सिस्टम्स है, n पार्टिकल का सिस्टम है, और यहाँ पर जो फोर्स है इस n पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल किसी ith पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है उसको यहाँ निकाला गया है। तो यह आपका इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप अगर बात करें कि पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है, पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है, तो पूरे सिस्टम पर अगर हम फोर्स की बात करें तो हर पार्टिकल पर जितने फोर्स लग रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। तो अगर पूरे सिस्टम पर जो हम फोर्स की बात करेंगे वह फोर्स आपका हो जाएगा टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम F, ये टोटल है। हर पार्टिकल की फोर्स को क्या करिए जोड़ लीजिए, 1 पर कितना फोर्स है, 2 पर, 3 पर,
फिर ith पर, फिर nth पर कितना फोर्स है, तो एक पार्टिकल पर फोर्स है ये, और हमें सभी पार्टिकल पर फोर्स लेना है, तो इसको हम समेशन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर ये जो समेशन है, अलग अलग पार्टिकल्स जो सिस्टम पर हैं सिस्टम में, उन पर लगने वाली फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम समेशन लिखेंगे I वेरीज फ्रॉम 1 to n, सभी पार्टिकल की फोर्स को यहाँ जोड़ लेंगे। समेशन का मतलब होता है कि प्लस 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 को हम ऐड करेंगे। आप अगर कॉमनली ऐसे लिखना चाहें तो बिना समेशन के पहले इसको समझ लीजिए कि यह अगर टोटल फोर्स की बात करें तो फोर्स इन F1 फर्स्ट पार्टिकल पर, फोर्स इन सेकेंड, फोर्स इन थर्ड, प्लस फोर्स इन ith पार्टिकल्स, प्लस फोर्स इन nth पार्टिकल। अब इसी को समेशन में लिखोगे तो समेशन I इक्वल टू 1 to n होगा, और यहाँ पर Fi ith पार्टिकल पर फोर्स ये मिलेगा, ये टोटल फोर्स आपको मिलेगा सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर Fi की वैल्यू आपने इक्वेशन 3 में लिख रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है Fi की वैल्यू, क्योंकि हर पार्टिकल पर दो तरह के फोर्स लगेंगे, ये एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल इंट्रैक्शन। इंटरनल तो हर पार्टिकल पर ही लगेंगे, तो यहाँ पर Fi की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fi की जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी, जो पूरे F के रूप में लिखा गया, F इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी समेशन है तो समेशन रहने दीजिए, n I इक्वल टू 1, और यहाँ पर Fi की वैल्यू लिखोगे तो मिल जाएगा F E I प्लस समेशन n I इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 टू n j नॉट इक्वल टू I Fi j। ये आपका फोर्स मिलेगा टोटल सिस्टम पर, टोटल फोर्स ये मिलेगा। यहाँ पर ये ith पार्टिकल पर फोर्स है, अब यही फोर्स हमने यहाँ लिखा है, और क्योंकि समेशन के साथ है तो ith पार्टिकल है, I वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो सभी पार्टिकल की फोर्स इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। अब ये जरा समेशन वाली जो टर्म्स है इस पर जो ध्यान दें, इसका एक खुद में फिजिक्स है। यहाँ जो समेशन वाला टर्म है इस पर ध्यान दीजिए, ये जो टर्म्स है इसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप समझिए। इसकी रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगी। ऐसा क्यों होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई सिस्टम्स है, सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल को सपोज कर लीजिए कि भीड़ में जैसे ढेर सारे आदमी हों भीड़ में, और वो कहीं मोशन कर रहे हों, तो उसमें क्या होता है, अगर इसमें किसी एक भीड़ में, जैसे कहीं आप धाम वगैरह में जाते हो तो किसी चीज को ऐसे कंसीडर अपने मन में कर सकते हैं समझने के लिए, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और किसी एक सिस्टम का कोई एक पार्टिकल बीच में है, लाइक एक कोई बीच में आदमी है, अगर इस पर हम फोर्स लगाएं, तो यहाँ फोर्स अगर लगाएंगे तो इस पर जो फोर्स लगाएंगे आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स। जो बाकी लोग हैं यहाँ पर वो लोग क्या कर, उनसे भी टकराएगा, और इनके चलते कभी एक कदम आगे जा सकता है, आगे से टकराएगा तो कभी एक कदम पीछे आ सकता है। इस अगर पार्टिकल से अथवा इस मैन से टकराए तो कभी एक कदम ये राइट में जा सकता है, कभी एक कदम क्या होगा लेफ्ट जा सकता है। तो देखेंगे कि यह जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके चलते तो आगे मूव करेगा, लेकिन जो इंटरनल इंट्रैक्शन है उसी तरह से है, जैसे आप भीड़ में जाते हैं और भीड़ में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आगे वाले से धक्का लगेगा तो एक कदम पीछे आ जाएंगे, बगल वाले से लगेगा तो दाएं जाएंगे, दाएं वाले से लगेगा तो बाएं जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर इधर के पार्टिकल से अगर इस पर इंट्रैक्शन लगा तो उतना ही इधर वाले से लगेगा, और एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर राइट वाले से लेफ्ट वाले पर लगेगा तो लेफ्ट से राइट भी लगेगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सामने से अगर इधर आपको यहाँ से कोई इंट्रैक्शन लग रहा है तो इसके चलते अपोजिट इंट्रैक्शन लगेगा और इसको कैंसिल कर देगा। तो इक्वल और अपोजिट लगेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये लगेगा और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब आई जे की वैल्यू जो होगी माइनस एफ जे आई,
कोई पार्टिकल अगर ith है jth पर इंडक्शन लगा रहा है तो उतना ही jth ith पर लगाएगा अपोजिट साइन के साथ। और अगर इन दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, Fij इक्वल टू Fji होता है, और जब दोनों बराबर होंगी, अगर इसको ऐसे कर लिखो Fij माइनस इधर लाएंगे तो क्या होगा, इक्वल है दोनों, अगर इसको आप इधर लाओ तो Fji इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं और दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपको न्यूटन थर्ड लॉ से 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल इंटरेक्शन है अप्लाई तो होता है, लेकिन इसकी रिजल्टेंट वैल्यू 0 हो जाती है न्यूटन थर्ड लॉ से। तो आपको मिलेगा टोटल फोर्स F इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर क्या करेंगे Fi इस समेशन को एक्सपेंड करिए, खोलिए, प्लस यहाँ पर समेशन एक यहाँ अंदर पहले से है, एक समेशन और बाहर का जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो सेकेंड समेशन I इक्वल टू 1 to n और समेशन j इक्वल टू 1 to n एंड j नॉट इक्वल टू I, j नॉट इक्वल टू I Fij। अब मैंने बात किया कि जो न्यूटन थर्ड लॉ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी भाई थर्ड लॉ, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो जो नेट फोर्स होगा पूरे सिस्टम पर, नेट फोर्स, उसकी वैल्यू F होगी इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n Fie, केवल इतना ही होगा। हाँ, ये फोर्सेस काम तो कर रहे हैं, यही डायनामिक्स आपका फर्क डालता है कि सिस्टम ऑफ फोर्स की डायनामिक्स वास्तव में इतने सारे फोर्स तो लगेंगे, जैसे आप भीड़ में जाओ कहीं तो आप पर ढेर सारे धक्का मुक्की होंगे, लेकिन उसके चलते आप आगे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट मोशन में कोई योगदान नहीं होगा, रिजल्टेंट मोशन वही होगा जितना आप अपने कदमों से आगे बढ़ेंगे। तो यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि फिजिक्स के माध्यम से कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो अप्लाइड आप पर है, जो सेल्फ से चल रहे हैं, यही केवल बच जाएगा फोर्स, बाकी जो इंटरनल इंटरेक्शन से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वो 0 हो जाएंगे। तो ये रहा है आपका डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, जहां पर जो नेट फोर्स है। अब इस फोर्स को मोमेंटम के तौर पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये जो समेशन है, समेशन ये बता रहा है कि सभी पार्टिकल्स पर I वेरी फ्रॉम 1 to n, सभी पार्टिकल के एक्सटर्नल फोर्स को काउंट कर लेंगे तो टोटल फोर्स आपका हो जाएगा। फोर्स को हम अगर मोमेंटम के रूप में लिखना चाहें तो आपको मिल जाएगा समेशन I इक्वल टू 1 to n, और जो फोर्स होगा ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा dPi अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन I1 पार्टिकल, I2, I3, In तक सभी में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कैलकुलेट करेंगे, उसको अगर हम सम करेंगे तो टोटल आपका फोर्स मिल जाएगा। इस लाइन को अगर समेशन को हटा करके समझना चाहेंगे तो आपको मिलेगा F इक्वल टू, समेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं तो F1 पर एक्सटर्नल फोर्स प्लस F2 पर एक्सटर्नल फोर्स प्लस F3 पर एक्सटर्नल फोर्स प्लस Fin पर एक्सटर्नल फोर्स प्लस Fn पर एक्सटर्नल फोर्स, और इसी बात को समेशन में आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है ये पूरी चीजों को। तो आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखें, अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिपीट इसको कर लीजिए, शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो कैसे सिंगल पार्टिकल की डायनामिक्स से डिफर कर रही है। आज की क्लास में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो आज की क्लास यहीं डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। क्लासेस वॉच करने के लिए धन्यवाद।